एपिसोड 1। एक बहुत ही बड़े से होटल सनशाइन क्लब काल्पनिक नाम, वह होटल दुल्हन की तरह सजाया गया था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी रईस खानदान के घर की शादी हो। और यह सच भी था, क्योंकि आज जाने माने बिजनेसमैन जो टॉप 10 में आते थे, आलोक कपूर की बेटी आन्या कपूर जो उनके घर की बड़ी बेटी हैं, उसकी आज शादी है। आलोक जी अपनी पत्नी सुधा कपूर को आवाज दे बोलते हैं, अरे सुधा जी, हमारी आन्या तैयार हुई कि नहीं? कुछ देर में बारात आती ही होगी। सुधा जी जो आलोक जी की दूसरी पत्नी है, जब आन्या 2 साल की थी तभी उसकी मां को एक कैंसर की वजह से उनकी समय से पहले मृत्यु हो गई थी। तब आलोक जी सभी के कहने पर आन्या की परवरिश और देखभाल के लिए उन्होंने पूजा आन्या की रियल मां की छोटी बहन सुधा से शादी की थी। ये रहा इन लोगों का इंट्रोडक्शन। बैक टू स्टोरी। सुधा जी अंडरस्को आप क्यों परेशान होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट वाली गई है और वो सब कुछ देर में ही तैयार कर देगी। आलोक जी अंडरस्को अच्छा ठीक है। तभी बाहर से आलोक जी के भाई प्रकाश जी की आवाज आती है, अरे भैया बारात आ गई। आलोक जी हड़बड़ा जाते हैं और वह बोलते हैं, हाँ बस आया। ये कह वह सुधा जी को बोल कि आप अंदर का सब देख लीजिए, हम बाहर मेहमान को देख आते हैं। सुधा जी हाँ में सिर हिलाती हैं और पंडित जी को कुछ निर्देश देने लगी। तो आइए हम आपको बता देते हैं, आन्या कपूर की शादी पूरब मल्होत्रा, जो मल्होत्रा खानदान का वारिस और मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन का सीईओ, और आन्या का बचपन का दोस्त, उम्र यही 25 साल, 5 फीट 10 इंच हाइट, गोरा रंग, देखने में काफी गुड लुकिंग। दोनों परिवार की आपसी सहमति से इनका रिश्ता तय किया गया और इन दोनों को ही इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारात द्वार पर रुकती है। आलोक जी माला लिए खड़े रहते हैं। पूरब अपने घोड़ा से नीचे उतरता है तो आलोक जी उसे माला पहना देते हैं और तिलक लगा अंदर आने का इशारा करते हैं। फिर आलोक जी पूरब के पिता रमेश, जो वह और आलोक जी दोनों ही दोस्त थे, आपस में गले मिलते हैं और फिर आलोक जी उन्हें भी माला पहनाते हैं और कुछ रस्में कर उन लोगों को अंदर बुलाते हैं। फिर पूरब मंडप में बैठ जाता है और मंत्र उच्चारण पंडित जी करने लगते हैं। वहीं ऊपर एक कमरे में एक लड़की को ब्यूटिशियन वाली तैयार करके चली जाती है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। तभी वह लड़की पीछे मुड़कर देखती है। तभी दरवाजे पर खड़ी वह लड़की अपने मुंह पर हाथ रखकर, दी आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो ये है जो दुल्हन के गेटअप पहने बैठी है, वह आन्या कपूर जिनकी की आज शादी है। हमारी मैं फीमेल लीड आन्या कपूर, जिनकी हाइट यही कोई 5 फीट 3 इंच, कमर से थोड़ा ऊपर, काली घनी जुल्फें जिसे आज बहुत ही सुंदर जुड़ा बनाया गया था, हेजल सी बड़ी बड़ी आंखें, पंखुड़ी जैसे मुलायम गुलाबी होठ, सुराहीदार गर्दन, एकदम दूध से भी दूधिया रंग, अगर कोई हाथ भी पकड़ ले तो निशान रह जाए। वह मुस्कुराकर सामने वाली लड़की को देखती है। सामने वाली लड़की कोई और नहीं, हमारी आन्या की छोटी बहन कीर्ति। तो आइए हम बताते हैं आन्या, जिसकी उम्र 23 साल और कीर्ति की उम्र 20 साल। कीर्ति आलोक और सुधा जी की बेटी और आन्या की सौतेली बहन है, पर इन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है। कीर्ति अंदर आती है और आन्या को कुर्सी पर बैठा उसके चारों तरफ घूमते हुए उसकी बलैया लेते हुए बोलती है, आपको कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। ये कह वह खुद की ही बातों पर थू 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 करने लगती है। तभी आन्या हाथ पागल। तभी कृति उसके पास बैठ बोलती है, आप खुश तो हो ना? आन्या उसकी तरफ अचंभित हो देखती है और उससे सवाल पूछती है, क्यों? शादी के दिन ऐसा सवाल क्यों? कीर्ति अंडरस्को क्यों की डी, आप हमेशा से ऐसा चाहती थी कि आपकी शादी ऐसे इंसान से हो जिसे देख आपके दिल में कुछ कुछ होने वाले सीन हो जाए। और यह कह वह शाहरुख खान के एक्टिंग करने लगी और आप दोनों में कुछ ना होकर भी कुछ डोर बंदी हो। फिर आप शादी के लिए कैसे तैयार हो गई? तभी आन्या उठती है और खिड़की के पास बाहर का नजारा देखते हुए बोलती है, कीर्ति जरूरी तो नहीं ना कि शादी से पहले प्यार हो, प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है। वैसे भी यह कितनी अच्छी बात है कि मेरी शादी जिससे हो रही है उसे मैं जानती हूँ। पूरब एक अच्छा लड़का है, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। वह हमेशा हमारे लिए एक गार्जियन की तरह बाहर हम लोग की देखरेख करते थे और हमें ऐसा जीवन साथी कहाँ मिलेगा। वैसे भी अनजान शख्स से तो अच्छा है कि जानने वाले से शादी हो। और वैसे भी मेरी छोड़ो, तू अपनी शादी अपने प्यार से करना। और की कह वह मुस्कुरा देती है। आन्या की बात पर कीर्ति एकदम से चुप हो जाती है और मन में बोलती है, मेरी लाइफ इस मामले में आपसे खराब है दीदी। मैंने जिसे प्यार किया उसकी तो आज शादी होने जा रही है। तो आन्या कहती है, कहाँ खो गई? कीर्ति अंडरस्को नहीं, कुछ नहीं दीदी। यह कह अपने भरे हुए आंखों से छुपकर आंसू पोंछ लेती है और मुस्कुरा देती है। मेरी छोड़िए, आप यहाँ बैठे। तभी दूर डोर पर सुधा जी आती है और कहती है, कीर्ति आन्या तैयार हो गई। ये कह वह सामने 16 सिंगार से सजी आन्या को देखती है तो उनके आंखों में भी पानी आ जाता है और वह आन्या के पास जा बोलती है,
कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। ये कह उसे गले लगा लो रोने लगते हैं। आन्या की आंखों में भी पानी आ जाता है। तभी कीर्ति नौटंकी करते हुए बोलती है, मैं तो किसी को देख ही नहीं रही हूँ, सिर्फ डी ही देख रही है। ये कह झूठ मूठ का मुंह फुला देती है। तभी सुधा, अच्छा मेरी माँ तू भी बहुत प्यारी लग रही है, आप ये कह तीनों एक ग्रुप हग कर लेते हैं। तभी बुआ जी दरवाजे पर टपक पड़ती है और बोलती है, भाभी आप ये दोनों बेटियों से गप्पे लड़ा रही हैं, वहाँ भैया हमको परेशान कर दिए हैं, पंडित जी बुला रहे हैं। ये है हमारी बुआ जी आलोक जी की छोटी बहन रूपा, एक नंबर की चालाक औरत, ये कह अपना मुंह बिचक लेती है। तभी कीर्ति कहती है, तो बुआ जी यही बात आप अच्छे से भी बोल सकती थी, इतना सड़ा मुंह बनाने की जरूरत नहीं थी। बुआ जी उसे अपनी जलती निगाहों से देखती हैं, तो सुधा जी कीर्ति को घूर कर देखती हैं और चुप रहने का इशारा करती हैं और बोलती है, जी जी हम बस आन्या को लेकर आ ही रहे हैं। बुआ जी हाँ कहकर नीचे चली जाती हैं। सुधा जी आन्या की तरफ मुड़ती हैं और बैग पर रखी चुन्नी को ले उसके सर पर अच्छे से रख माथे को चूमते हुए बोलती हैं, आप हमेशा खुश रहिए, ये कह चलने को बोलती हैं। उधर पंडित जी आलोक जी से बोलते हैं, बेटा कन्या को बुलाए, मुहूर्त का समय हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसी जंगल के बेसमेंट में बने अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर एक राजा की तरह अपने मुंह में शिकार जलाएं, आंखें बंद किए रिवॉल्विंग चेयर पर पीछे सिर टिका के लेटा हुआ था और अपने बाएं हाथ में सिंगार लिए दाएं हाथ की उंगली को चेयर सीट के हैंडल पर टिक टिक की आवाज कर रहा था। और सामने खून से लथपथ एक आदमी बैठा डर से थर-थर कांप रहा था। उस आदमी के अगल बगल दो लड़के खड़े थे, जिसमें से एक उसका असिस्टेंट रोहन तो वही दूसरा उसका पार्टनर के साथ साथ उसका राइट हैंड दोस्त वीर था। तभी वह आदमी अपनी चेयर पर रखे हाथ से टिक-टिक करके इशारा करता है, तो उसका दोस्त जो बगल में था वह इसका इशारा समझ गया कि उसका बॉस क्या करना चाहता है। वह सामने खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। तभी वह बॉडीगार्ड उधर से बाहर जा एक गर्म पानी वाला पाइपला उसके छिले हुए शरीर पर डालने लगता है, जिससे उस आदमी की चीखें पूरे बेसमेंट में गुजर जाती हैं। एपिसोड 2। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को काफी देर से टॉर्चर किया गया हो। एक पल के लिए वह दोनों आदमी भी अपनी नजरें हटा लेते हैं, लेकिन जो राजा की तरह कुर्सी पर बैठा था उसके चेहरे पर आंखें बंद किए हुए ही एक सुकून सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे बेसमेंट में किसी रावण की तरह लग रही थी कि कोई भी सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। एक पल के लिए वहां पर सब लोग कांपते हैं। तभी वह आदमी अपनी आंखें खोलता है और अपनी लाल हुई आंखों से उसको घूर कर देख बोलता है, मेरे पीठ पीछे धोखा देने वाले का अंजाम यही होता है, तूने क्या सोचा था? तो सारे डिटेल राइवल्स को दे, मुझे बर्बाद कर देगा। चच पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि आदित्य सिंह राजवंश से कुछ नहीं छुप सकता। ये कह वह एक साइको की तरह हंसने लगा। तभी सामने वाला लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। तभी सामने बैठा शख्स आदित्य सिंह राजवंश बोलता है, माफी वह तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, न मैंने कभी माफी मांगा और न ही मैंने कभी माफी मांगने का मौका दिया। तुम इस समय जिंदा हो क्योंकि तुम्हें अपने सामने तड़प तड़प कर मरते देख एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वह मैं मिस नहीं कर सकता। ये बोल वह एविल स्माइल करने लगा। तभी सामने वाला आदमी उसके पैरों में पड़ते हुए बोला, हमें एक बार मिस्टर राजवंश, सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। तभी आदित्य राजवंश बोला, दुश्मनों में और अपनों में एक ही फर्क होता है, दुश्मन सामने से वार करता है और अपने पीठ पीछे। तू तो अपना था ना मेरी फैमिली का, तुझे कैसे माफ कर दूं? ये कह वह अपने पैरों से उसे दूर कर देता है और अपनी कुर्सी पर टेक लगा बैठ जाता है और बोलता है, तू तो सिर्फ धोखा ही नहीं गुनाह किया है, वह भी मेरी किसी अजीज के साथ, तो तुझे कैसे माफी दे दूं? सामने वाला आदमी, कैसा गुनाह, मुझे सिर्फ एक मौका। तभी सामने बैठा आदित्य घूर कर बोलता है, जिनको हम मौका देते हैं वही हमें पीठ पीछे धोखा देते हैं और मैं तुझे एक और धोखा देने के लिए कोई मौका नहीं दे सकता। ये कह वह अपने हाथ आगे करता है तो बगल में खड़ा बॉडीगार्ड उसके हाथ में एक AS-50 राइफल दे देता है। तभी सामने वाला आदमी बैठा गिड़गिड़ाता और बोलता है, मेरा गुनाह क्या है, वह तो बता दो। तभी सामने बैठा शख्स के ऊपर राइफल तानते हुए बोलता है, तेरी यही सजा है कि बिना बिना जाने मर। ये कह वह धड़ाधड़ गोलियां दाग देता है और एक जोर की चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है और उसकी खून के छींटे आदित्य के भी चेहरे पर और कपड़े पर आ जाती है। उसे देख वो स्माइल करने लगता है। तभी असिस्टेंट का फोन बजत है और वह हेलो बोल सामने वाले शख्स की बात सुनता है और उसको हाँ बोल कॉल कट कर देता है। फिर वो उस इंसान आदित्य सिंह राजवंश के पास आ बोलता है, बॉस। आदित्य अपनी लाल हुई आंखों से उसे देखता है
तो उसकी आंखें देख एक पल के लिए असिस्टेंट रोहन भी डर जाता है। तो वह हकलाते हुए बोलता है, सर वह कुछ जरूरी बात है। उसको ऐसे डरते देख बगल में खड़ा वीर आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, आदि। तभी आदित्य शांत हो जाता है और फिर वीर रोहन को बोलने का इशारा करता है। रोहन आदित्य के पास जा बोलता है, सर उस लड़की का पता चल गया। आदित्य जो अपने पैरों को हिला रहा था, अचानक उसके पैर रुक जाते हैं और वह उसे देखने लगता है। आदित्य उसकी तरफ देख बोलता है, आर यू श्योर? रोहन अंडस हाँ में सिर हिलाता है। तो आदित्य बोलता है, ऑल इन्फॉर्मेशन सर, आज उनकी शादी है। पूरब मल्होत्रा सन ऑफ रमेश मल्होत्रा का बेटा है। ये सुन आदित्य के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है और कुर्सी से उठ खड़ा हो जाता है और बोलता है, वीर तुम्हें मेरी शादी की जल्दी पड़ी थी न, तो तैयार हो जाओ अपनी यारी की शादी में। ये कह वह बाहर निकल जाता है। वीर को कुछ समझ नहीं आता तो वह रोहन से पूछता है, क्या हुआ, वह ऐसा क्यों कह रहा है और क्या बताया तूने उसे? तो रोहन बोलता है, वीर जिस लड़की को सर खोज रहे थे वह मिल गई। वीर शॉक फ्लैश्ड हो गया। वह बोला, ओ माय गॉड, और रोहन बोला, उस लड़की की आज शादी है। वीर भी अपने मन में बोला, यदि आदि उस लड़की से शादी कर रहा है तो मतलब उस लड़की की जिंदगी बर्बाद। वह भागता हुआ आदित्य के पीछे जाता है और आदित्य से बोलता है, आदि सुनिए, तू क्या करने जा रहा है? एक बार सोच समझकर फैसला तो ले। आदि उसकी तरफ अपनी लालखुनी आंखों से घूरता है तो वीर एक पल के लिए वही जम जाता है। तो आदित्य कहता है, आज इस वक्त के लिए मैंने कितने साल इंतजार किए हैं, ऐसे कैसे जाने दूं? तुझे मेरे साथ चलना है तो चल, नहीं तो यहीं रहो। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, और इस दिन के लिए तू भी बहुत तड़पा है। ये कह उसे एक नज़र देख अपने गाड़ी में चला जाता है। वीर उसकी बात सुन अपने हाथों की मुट्ठी बांध देता है और उसके पीछे चला जाता है और जाकर कार में बैठ जाता है। इस समय कार का माहौल एकदम शांत था। ड्राइविंग सीट पर बैठा रोहन ऑर्डर का इंतजार कर रहा था और ईगो तभी वो ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी चल देता है और उसी के पीछे 3-4 गाड़ी और चल देती हैं। उधर होटल सनशाइन में पंडित जी बोलते हैं, मुहूर्त का समय हो चुका है, कन्या को बुलाए। तभी सीढ़ियां से उतरती हुई सुधा जी बोलती हैं, हम लेके आ रहे हैं पंडित जी। ये कह वह नीचे उतरती हैं। तभी सभी की नज़र उनके तरफ चली जाती है तो ऊपर से आन्या लाल दुल्हन के जोड़े में, गले में कुंदन का हार, मांग में बड़ा सा मैंगटिका, नक में बड़ा सा लटकता नथिया, होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में भरी भरी चूड़ियां पहने अपने दोनों हाथों से लहंगा पकड़े नजरें नीचे झुकाए चली आ रही थी। वहां सब लोग उसे देख मंत्रमुग्ध हो गए। पूरब भी उसकी सुंदरता देखता ही रह गया और वह मन में बोलता है, ब्यूटीफुल। जैसे ही आन्या अपनी नजरें ऊपर करती है तो पूरब से नजर टकरा जाती है और वह शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेती है क्योंकि पूरब उसे एकटक ही देख रहा था। ये देख पूरब मुस्कुरा सामने अग्नि की तरफ देखने लगता है। तभी सुधा जी उसे पूरब के बगल में बैठा देती हैं और पंडित जी से बोलती हैं, पंडित जी शुरू करिए। पंडित जी अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर पंडित जी कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं और बोलते हैं, वर वधू खड़े हो जाए। तो पूरब और आन्या दोनों ही खड़े हो जाते हैं। तो पंडित जी माला देने का इशारा करते हैं तो कीर्ति थाल में माला उठा लाती है और उनमें से एक एक माला पूरब और आन्या उठा लेती हैं। पूरब एक बार कीर्ति की तरफ देखता है तो वह देखता है कि उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी, जिसे जानकर भी अनजान बन आन्या को माला पहनाने लगा। उसके बाद पंडित जी दोनों को बैठने के लिए बोलते हैं। फिर मंत्रों का उच्चारण होने लगता है। फिर कुछ विधि होने के बाद पंडित जी उन्हें फेरों के लिए बोलते हैं। इधर विवाह संपन्न करने की तैयारी चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कई गाड़ियां सड़क पर तेजी से चली आ रही थी। आदित्य अंडस को हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक, और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? रोहन अंडस को सर बस कुछ ही मिनट में। उधर 3 फेरे हो चुके थे। पंडित जी हर फेरे के साथ कुछ न कुछ वचन बोलने को कह रहे थे। चौथा फेरा शुरू हुआ ही था कि तभी बाहर बहुत तेज आवाज के साथ गाड़ियां रुकने की आवाज आती है। एक बार के लिए तो सब चौंक जाते हैं। शादी होटल के फर्स्ट हॉल में ही हो रहा था, जिसकी आवाज इतनी थी कि पंडित जी भी रुक गए। तभी कुछ ही देर में उस हाल की सन्नाटे को चीरती हुई कई जूतों की आवाज टक टक करके आती हुई सुनाई दे रही थी। तभी सभी लोग ने सामने देखा कई सारे बॉडीगार्ड अपने हाथ में बंदूक लिए अंदर आ रहे थे। तभी वह सारे बॉडीगार्ड एक साइड हट गए। उनके बीच से आदित्य अपने जेब में हाथ डाले अपने एक हाथ में कोट टांगे चलते हुए आ रहा था और उसी के पीछे रोहन और वीर भी थे। इस समय आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। तभी कुछ लोगों के बीच में फुसफुसाहट होने लगी, अरे ये तो वही है जो मैंने कल की न्यूज़ में पढ़ी थी।
अरे ये तो आदित्य सिंह राजावत है, जिसको कल ही न्यूज़ पर देखा गया था और इन्हीं पर इल्जाम लगाया गया है कि यह असर माफिया किंग है। एपिसोड 3। अरे ये तो आदित्य सिंह राजवंश है जिस पर असर माफिया होने का शक जाहिर हुआ है। इसके साथ इतने आदमी, इतने बंदूक, जरूर यह बात सच होगा। तभी कोई लड़की बोलती है, यार कुछ भी कहो लेकिन है बड़ा हॉट। तो दूसरी लड़की बोलती है, लेकिन यह आया क्यों होगा? यहाँ पर लग रहा है इसको बुलाया गया है। आदित्य जो अंदर आ चुका था, उसे सब देख आश्चर्यचकित हो गए। 6 फीट 2 इंच हाइट, गोरा रंग, आईब्रो पर एक कट, बाल बिखरे हुए, व्हाइट शर्ट विद ब्लैक पैंट, शर्ट के ऊपर के 3-4 बटन खुले हुए, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी और उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह अपने बॉडी पर कितना मेहनत करता है। उसके साथ ही खड़े रोहन और वीर भी कुछ कम नहीं था। वीर की उम्र 30 साल और रोहन की उम्र 27 साल। वीर हल्का गेहुआ रंग, ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट पर काफी स्मार्ट लग रहा था। तो साथ ही रोहन एक असिस्टेंट का कपड़ा पहना हुआ था, जो ब्लैक कोट, ब्लैक पेंट और विद शर्ट, वह भी काफी स्मार्ट लग रहा था। तो यह है हमारी तीनों मेहमान का थोड़ा सा बायोडाटा, जो बिना किसी के बुलाए आन्या की शादी में टपक पड़े हैं। तभी आलोक जी के भाई प्रकाश जी बोलते हैं, कौन है आप लोग और किसने आपको बुलाया? इस तरह से शादी के बीच में आकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? तभी आदित्य कहता है, ओह जेंटलमैन, बिना दूल्हे की शादी कैसी है? तभी आलोक जी वहां आकर बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी आदित्य बोलता है, आप तो नाराज हो गए ससुर जी। तो अब आप लोग पूछेंगे आदित्य को कैसे पता कि यह उसके ससुर जी हैं? तो मैं आपको बता दूं, गाड़ी में ही उसने सबकी इन्फॉर्मेशन ले चुका था। आलोक अंडस को दिमाग खराब है तुम्हारा, ये कह उसे थप्पड़ मारने वाले ही होते हैं कि कुछ बॉडीगार्ड आकर उन्हें दूर धकेल देते हैं। तभी आन्या मंडप से जोर से चिल्लाते हुए, पापा, ये कह वह भागकर आलोक जी के पास भागती है। पूरब की उसे गांठ खुल जाती है। पूरब उसे देखता ही रह जाता है, फिर वह ज्यादा सोचे बिना उसके पीछे चला जाता है। तभी आना उसके पास चली जाती है और उन्हें उठाते हुए बोलती है, पापा आप ठीक तो है ना? और आदित्य की तरफ मुड़ते हुए बोलती है, हुआ यू, वॉट आर यू मैड? आदित्य जब आना का चेहरा दिखता है तो देखता ही रह जाता है। तभी वह अपने होश में आता है और बोलता है, चच क्या बात है, कोई अपने पति से ऐसे बात करता है? आन्या अंडस को ये क्या बदतमीजी है? कौन पति? कौन सा पति? मेरी शादी पूरब से हो रही है। तभी आदित्य, हो रही है ना? मिस आन्या कपूर हुई तो नहीं ना? अब तुम आन्या कपूर से मिस आन्या सिंह राजवंश बनोगी। तभी पूरब, ये क्या बकवास कर रहे हो? यह मेरी शादी है ना कि तुम्हारी? यह कह पूरब आगे आने वाला था कि कई बॉडीगार्ड्स आकर उस पर बंदूक तान खड़े हो जाते हैं। ऐसा दृश्य देख सब सहम जाते हैं। कीर्ति तो दौड़कर पूरब के पास जाती है, तो उसे भी 2 बॉडीगार्ड उस पर बंदूक तान खड़े हो जाते हैं। आलोक जी चिल्लाते हुए बोले, छोड़ो उसे, मेरी बच्ची को एक खरोच भी आए ना राजवंश तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। आदित्य अंडस को तुम बस शांति से वह करते जाओ जो मैं चाहता हूँ, उसके बाद मैं सबको मेरा टाटा, अलविदा और बाय बाय ये कहो। स्माइल करने लगा। तभी सुधा जी, जो ऊपर पंडित जी के कहने पर सिंदूर लेने मंदिर गई थी, वह लेकर आती है तो शॉक्ड हो जाती है। वह देखती है आलोक जी नीचे, उनके साथ ही आन्या, पूरब और कीर्ति पर कुछ लोग बंदूक तान खड़े थे। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही उनकी नज़र सामने आदित्य पर गई, वह शॉक्ड हो गई और मन में बोली, नहीं यह नहीं हो सकता, मैंने इतना साल लगा दिया सब कुछ छुपाने में, अब कैसे पता लग गया? तभी आदित्य की नज़र सुधा पर जाती है। एक पल के लिए आदित्य की नज़रें गहरी और शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह उन्हें देख एविल स्माइल पास करने लगा। सुधा जी ना में सिर हिलाती हैं। तभी आदित्य जोर से चिल्लाता है, वीर! वीर! इतनी तेज आवाज सुन अपने जगह पर हड़बड़ा कर रहा आदित्य अंडस को मेरी शादी में कुछ अधूरा नहीं लग रहा है, न ही शेरवानी नहीं सेहरा, अरे इसके बिना भी कोई शादी होती है। तो वीर बोलता है, इतनी आर्जेंट में आए हैं, तुझे शेरवानी की पड़ी है, कहाँ से लाऊं? अरे जब दुल्हन किसी से छीन रहे हैं तो कपड़ा कौन सी चीज है? ये कह वह हंसने लगा। फिर क्या मिल गया पूरब के पास, उसके सिर से उसका सेहरा उतार लिया और आदित्य के सिर पर पहना देता है। आदित्य बोलता है, पूरब तो खुशनसीब है जो तेरा पहना हुआ चीज आदित्य सिंह राजवंश ने पहना। पूरब बस गुस्से में उसे देखता ही रह जाता है। तभी पीछे से सुधा जी, आदित्य राजवंश तुम ठीक नहीं कर रहे हो। आदित्य एक पल के लिए रुका, फिर उसने बिना मुड़े कहा, ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था मिसेज कपूर। वह फिर कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी ही थी, तभी कुछ बॉडीगार्ड सुधा जी को पकड़ने आए कि आदित्य उन सबको अपनी लाल आंखों से घूर कर देखता है। वो सब डरकर वहीं खड़े रह जाते हैं। तभी आदित्य, अगर अपनी बेटी को सही सलामत चाहती हैं तो वहीं पर खड़ी रहिए, नहीं तो आप मेरे बारे में जानती होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वह आन्या के पास जाता है
और उसका हाथ पकड़ खींचते हुए अग्नि के पास ले जाता है। आन्या अपना हाथ छुड़ाती रह जाती है। आदित्य ने उसका हाथ इतनी तेजी से पकड़ रखी थी कि आए हाथ में उसके उंगलियों के निशान पड़ गए थे। तभी आलोक जी ने चिल्लाकर कहा, आदित्य राजवंश, मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसी लड़कीबाज इंसान से कभी नहीं करूंगा। आदित्य उनकी बात सुन अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। आदित्य आन्या से बोलता है, चुपचाप शादी करोगी या कुछ बड़ा धमाका करना होगा? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, यदि मेरे पापा कह रहे हैं कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो तो तुम हो, और मैं तुम जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी। तभी आदित्य बेशर्मी से कहता है, अब मैं कितना घटिया इंसान हूँ ये तो तुम्हें शादी के बाद ही पता चलेगा। तभी आन्या अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए भागने लगती है कि आदित्य फिर उसे कमर से पकड़ लेता है। आन्या गुस्से से लाल हो जाती है और वह घूमकर खींचकर आदित्य को एक जोर का चाटा मारती है। आदित्य वैसे का वैसा ही खड़ा रुक जाता है। टस से मस नहीं होता। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो अब तक इस जन्नत से गिर गया होता या झुक गया होता। रोहन और वीर भी अपने गालों पर हाथ रख लेते हैं, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। लेकिन आदित्य जैसे इंसान जो कितनों का खून किया हो, लोगों को मारा है, उसे क्या ही फर्क पड़ता हूँ। वीर और रोहन शॉक्ड हो, कभी आदित्य को तो कभी आन्या को देखते हैं। वीर और रोहन के मन में एक ही बात चल रही थी, हे भगवान, इस लड़की को आदित्य सर से बचा लेना। थप्पड़ की गूंज से सुधाजी अपने मुंह पर हाथ रख मन में बोलती है, यह क्या कर दिया तूने आन्या, तूने सोए हुए शेर को जगा दिया, अब जो भूचाल आएगा उसे कौन रुकेगा। वह ये सब सोच रही थी कि तभी सभी को एक गन शूट की आवाज आई। गन शूट की आवाज सुन आन्या, सुधाजी जोर से चिल्लाई। एपिसोड 4। एक पल के लिए तो आन्या को भी समझ में नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। भैया सभी उस तरफ देखते हैं तो प्रकाश आलोक जी को जमीन पर जो गिर गए थे उन्हें उठा रहा था। तभी सुधा जी भागकर आलोक जी के पास जाती हैं और पूरब खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। तभी आन्या जोर से चिल्लाती है, पापा, और जा पाती कि आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सभी को वहां एक तेज आवाज जो गुस्से से भरी थी सुनाई देती है। सब उसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी आदित्य आन्या की तरफ देखकर बोलता है, मेरा निशाना चूका नहीं है, ज्यादा चूचापट की तो देखना क्या हाल करता हूँ। एक एक इंसान की लाश बिछेगी। आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कभी आदित्य को देखती तो कभी अपने पापा को। आलोक जी करहाते हुए बोलते हैं, मैं तुम जैसे घटिया इंसान माफिया मवाली से अपनी बेटी की शादी नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। आपको भले ही अपनी जान देनी पड़े ससुर जी, लेकिन शादी तो मैं फिर भी करूंगा, आपके मरने के बाद भी। तभी सुधा जी आती हैं, अपने हाथ में कॉटन और कुछ मेडिसिन ले वह तुरंत आलोक जी के हाथ पर रखती हैं। इस समय उनकी आंखों में आंसू था। वह ब्लड को रोक रही थी और घाव को देखते हुए मन ही मन में बोली, आदित्य ने जानबूझकर गोली हाथ के थोड़े हिस्से पर चलाई है जिससे सिर्फ खून बह सके। तभी आलोक जी, आन्या तू बेटा चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। आन्या उन्हें आंसू भरी आंखों से बेबसी में देख रही थी। आदित्य आलोक जी पर बंदूक तानते हुए बोला, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आलोक जी ना में सिर हिला बोलते हैं। आन्या उनकी तरफ देख रही होती है। तभी फिर से गोली चलने की आवाज आती है। आन्या डरकर आदित्य के ही गले लग जाती है। सब उसे देख रहे थे। तभी आन्या को एहसास होता है तो वह एक झटके से दूर हो जाती है। आदित्य के चेहरे पर कुछ भाव आकर गुजर कर चले गए। तभी अन्या देखती है एक साइड के लैंप पर गोली चली है। आदित्य बोलता है, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। तभी आन्या बिना कुछ बोले मंडप में बैठ जाती है। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आदित्य जाकर हवन कुंड के सामने बैठ जाता है और वह एक नजर आन्या को देखता है जो एकटक अग्नि को देख रही थी। आदित्य मन में, कौन कह सकता है कि इस चेहरे के पीछे एक घिनौना चेहरा भी छुपा है। मैं तुम्हारे इस दोहरे चेहरे का मुखौटा बहुत जल्द उतार कर फेंक दूंगा, मिस आन्या कपूर। फिर वह पंडित जी की तरह देखता है जो सामान इधर उधर कर रख रहे थे। तभी वह पंडित की कनपटी पर बंदूक तानते हुए बोला, अरे ओ पंडित, तुझे भी दूं क्या एक चखने के लिए? जितनी जल्दी और अच्छी वाली मंत्र पढ़ सको पढ़ो और हमारी शादी करवाओ, तुम्हारा नेक बहुत बड़ा देंगे हम। पंडित जी बंदूक को देख जल्दी से मंत्र पढ़ने लगते हैं। अब आप दोनों वरमाला पहन आए। आदित्य आयु के गले में वरमाला डालता है और आयु के डालने का इंतजार करता है। जब वह देखता है कि आयु उसकी तरफ देख भी नहीं रही है तो वह उसके हाथ से पकड़ वह अपने गले में डलवा देता है। पंडित जी कहते हैं, अब आप लोग फेरे के लिए खड़े हो जाए। तभी आदित्य खड़ा हो जाता है। आन्या खड़ी नहीं होती तो आदित्य उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आन्या चुपचाप एक लाश की तरह बस सब कुछ देख रही थी।
आदित्य उसे गोदी 7 फेरे लेता है, फिर पंडित जी के कहे अनुसार बैठ मंगलसूत्र पहना देता है, जो वह आते वक्त मार्केट से मंगवाया था। फिर वह सिंदूर दान करता है। सिंदूर लगाते समय उसके नाक पर भी काफी सुंदर गिर गया, जिसे देख पंडित जी कहते हैं आप दोनों में काफी प्रेम रहेगा। तभी आदित्य, अपनी भाषण बंद करो प्यार वह भी इस जन्म में कभी नहीं। उधर आन्या एक बूढ़ बनी सब कुछ देख और सुन रही थी, पर कुछ कह नहीं रही थी। शादी हो जाने के बाद आदित्य एक बार आन्या को देखता है, जो सिंदूर से सनी हुई काफी खूबसूरत लग रही थी। आदित्य अपनी नजरें फेर खड़ा हो जाता है और आन्या को जबरदस्ती उठा ले जाने लगता है। तुमको बर्बादी की हेल मुबारक हो मिसेज अन्या राजवंश। तभी साक्षी जी कहती है मिस्टर राजवंश कुछ वक्त के लिए तो रुक जाए। आदित्य अंडस को सॉरी मैसेज कपूर पर मैं नहीं रोक सकता, आप जाकर अपने पति को संभालिए और मैं अपनी पत्नी को ले जा रहा हूँ। ये कहानियां को लिए बाहर ले जाने लगा। आन्या यूं एकटक अपने पापा और अपने परिवार को पीछे छोड़ते हुए देखते रही थी और मन में सोचती है, पास्ट में मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है। उसके बाद चले जाने पर सुधा जी आलोक जी को रूम में ले जाने के लिए बोलती है, जो बेहोश हो चुके थे, और सभी के सामने हाथ जोड़ बोलती हैं, हम क्षमा चाहते हैं अब आप सब जा सकते हैं। सभी लोग बातें बनाने लगते हैं और धीरे धीरे सब लोग चले जाते हैं। पूरब का पूरा परिवार अंदर हाल में बैठा था। कीर्ति का तो रो रो कर बुरा हाल था। तभी पूरब की माँ बोलते हैं, जब उसका चक्कर किसी और से ही था तो क्यों हमारे घर शादी के लिए हाँ कहीं। पूरब बोलता है माँ आप चुप करिए। पहले पूरब की माँ नीताजी, अरे क्या चुप रहूं, समाज में थू थू हो गया, हम लोग का मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तभी रमेश जी, नीताजी आप शांत रहिए, इस समय दुख की घड़ी में हम सबको एक साथ रहना है, न कि एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहना है। वह आदमी जबरदस्ती हमारी अपनी बेटी को लेकर गया है। नीताजी कुछ नहीं बोलती। साक्षी जी अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में वह आलोक जी को ट्रीटमेंट करने लगती हैं। दरअसल साक्षी जी एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। साक्षी जी के बारे में आगे और बहुत कुछ पता चलेगा। आदित्य आयु को गाड़ी में बैठा चला जाता है। आन्या मन में सोचती है, ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये कौन है, क्यों मुझसे इस तरीके से शादी की। शादी कोई मजाक नहीं होता है, लेकिन इस आदमी ने शादी को मजाक बनाकर रख दिया। ये सोच वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े घर के सामने रुकती है। देखने से ही काफी भव्य और सुंदर लग रही थी। व्हाइट और ब्लैक कलर में वह घर बना बहुत खूबसूरत लग रहा था। गाड़ी अंदर पाकर आदित्य उसे खींचते हुए बाहर निकलता है। ये महल आदित्य का था जहां वह रहता था। डोर पर जब वह अपनी आंखों को स्कैन करता है तो गेट खुल जाता है और वह अंदर चला जाता है। एपिसोड 5। आदित्य अनन्या को जबरदस्ती कार से उतार खींच कर ले जाता है और दूर पर पहुंच उसके धक्का देकर छोड़ देता है। आन्या उसके धक्का देने से मुंह के बल गिर जाती है, जिससे वही पास में रखे टेबल से उसके सिर पर चोट लग जाती है और हल्का हल्का ब्लड आने लगता है। वह दर्द से कराह देती है, पर इससे आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य डोर पर अपने आई को स्कैन करता है। दूर खुल जाती है और वह बिना आन्या को देखे अंदर चला जाता है। फिर दूर बंद हो जाती है। आन्या उसे देखती ही रह जाती है और बैठकर सिस्क सिस्क रोने लगती है। आदित्य अपने बार काउंटर रूम में सीढ़ियां चढ़ते हुए चला जाता है। वहां जा बैठ एक बोतल रेड वाइन खोल उसे डायरेक्ट मुंह में लगा पीने लगता है। पीने के बाद गहरी सांस लेने के बाद बोलता है, मिस आन्या ना मिसेज आन्या राजवंश, अब आपको आने वाले समय में बहुत तकलीफ होने वाली है। इस छोटी सी तकलीफ में ही इतना रोने लगी तो आगे क्या हाल होगा आपका। दरअसल वह आन्या को चोट लगते समय देख लिया था। बहुत भाग लिया आपने, अब तो जाकर तुम मेरे हाथ आए हो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ये कह वह बोतल मुंह पर लगा लेता है और किसी को मैसेज करता है। उधर आन्या का रो रो कर बुरा हाल था। उसे प्यास लगी थी और वह ऐसे ही बैठी बैठी रो रही थी और बोलती है, मम्मा पापा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, हमने क्या ऐसा गुनाह किया था। कितनी अच्छे से हमारी शादी हो रही थी, क्या क्या सपने हम सच हुए थे, लेकिन सब कुछ बुरा हो गया। आपको भी पापा मेरी वजह से चोट लग गई, पता नहीं आप ठीक भी होगे कि नहीं। ये सब सोच वह रोए जा रही थी। तभी उसे दूर खुलने की फिर से आवाज आती है। वह अपनी आंखें खोलती है तो देखती है एक आदमी दरवाजा खोल रहा है। वीर आन्या से बोलता है, तुम अंदर नहीं गई। आन्या मासूमियत से ना में सिर हिलाती है। वीर को उसे देख दया आ रही थी। वह बोला, चलो अंदर। आन्या किसी तरह अपने आप को उठाकर अंदर चलने लगी। इन कुछ घंटों में ही आन्या के शरीर से जैसे जान ही निकल गई थी। वह जब अंदर पहुंचती है तो देखती है एक बड़ा सा हॉल जहां चारों तरफ सोफा ही सोफा लगा था।
वह जाके अंदर बैठ जाती है और बोलती है, भैया क्या कुछ खाने को और कुछ स्नैक्स और कुछ हल्का फुल्का खाने को मिलेगा। वीर उसे आंखें फाड़े ऊपर से नीचे देख रहा था कि यह लड़की अभी तो बिलक बिलक रो रही थी और अभी कुछ ही देर में इसके साथ न जाने क्या क्या हो गया। लेकिन इसी प्यास भूख लगी है, यह हम लोगों की भूख ही नहीं है। ये सोच अपना झटके में सिर हिलाता है और बोलता है, अच्छा ठीक है मैं लाता हूँ। ये कह वह किचन की तरफ चला जाता है और वहां से कुछ बिस्किट और पानी और कॉफी बनाकर लाता है। आन्या जो बैठे बैठे रो रही थी उसके सामने रख देता है। आन्या सबको देखते ही अपना मुंह बना बोलती है, क्या यही सब मिलेगा यहाँ पर, कुछ और अच्छा नहीं है? वीर हाँ में सिर हिला होता है तो आन्या बोलती है, कोई बात नहीं मैं इसी से काम चला लेती हूँ। ये का बिस्कुट को पानी में भींगा खाने लगती है। वीर मन में, क्या ये बच्ची है? उसके बाद आन्या बोलती है, मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, चाय पीती हूँ, आप चाय बना दोगे? तो वीर बोलता है, सॉरी सिस्टर पर मुझे चाय बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता। इन दोनों की बातें और आन्या की हरकतें ऊपर टेरेस से खड़ा आंगन हॉल में आदित्य मुंह पर वाइन लगाए पीते हुए सब देख रहा था और बोलता है, तुम्हारी यह मासूमियत सच में है या एक छलावा, ये तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैसेज आन्या राजवंश, अब आपको यहाँ खुशी खुशी नहीं बहुत ही कष्ट के साथ दिन बिताने हैं, बस आप देखती जाए, ये कह चला जाता है। इधर वीर आन्या को एक रूम के पास छोड़ बोलता है, यह आदित्य का रूम है। आन्या बोलती है, कौन आदित्य? तो वीर उसे ऐसे देखता है जैसे कोई पागल को देख रहा है। वीर बोलता है, अभी जिससे कुछ देर पहले आपकी शादी हुई। ये सुन आन्या रोने लगती है। आन्या ये सुन रोने लगती है। वीर बोलता है, अरे यार कितना टंकी भरी हो अपनी आंखों में। आन्या अंडस्को, आपको क्या पता भैया, जब किसी के साथ बुरा होता है ना वही जान सकता है। ये कह आन्या रूम में चली जाती है। वीर अंडस्को, क्या अजीब लड़की है यार, यह कह वह बार काउंटर की तरफ चला जाता है जहां पर आदित्य था। दरअसल आदित्य ने ही उसे मैसेज कर बुलाया था। आन्या रूम में जाती है तो देखती है रूम का कलर व्हाइट और ब्लू में था। उसका कॉम्बिनेशन काफी रॉयल लग रहा था। बैग के पीछे काफी रॉयल तरीके से एक आदित्य की पेंटिंग लगी थी जिसमें वह काफी हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। आदित्य की फोटो को देखती है तो देखते ही रह जाती है। आदित्य एक्सप्रेशनलेस चेहरे फोटो में भी काफी गुड लुकिंग लग रहा था। तभी उसके साथ जो आदित्य ने किया वह सब याद आते ही आने रोने लगती है और वह बेड के एक कोने पकड़कर बैठ जाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता आप किस लिए मुझसे शादी की है, पर मैं इतना जानती हूँ कि आप ऐसे नहीं थे। जब मैं आपसे आज से 3 साल पहले मिली थी तब आपने मेरी एक बार जान बचाई थी। मुझे आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। मुझे न ही आपका नाम पता था न ही पहचान पता था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप कौन, लेकिन मैं जान नहीं पाई। 3 साल के बाद जब परिवार वालों ने मेरा रिश्ता तय किया तब हमने भी अपना किस्मत मान शादी के लिए हाँ कर दिया। पर भगवान की लीला देखो, आपको मेरे सामने भेज ही दिया और आपने मुझसे शादी की। पर आपका जो मेरे शादी के दिन रवैया था उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने ही हाथों से अपने प्यार को थप्पड़ मारी। धिक्कार है मुझे, पर मैं क्या करूं, आपकी ये क्रूएलिटी मेरे पापा की जान भी ले सकता था। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमने ऐसा क्या है जो आप हम पर इतना जुल्म उठवा रहे हैं। पर मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरा प्यार और मेरे पति दोनों हैं। मैं ये भी पता कर लूँगी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, पर मैं अपना पत्नी फर्ज हमेशा निभाऊंगी। ये कह वह अपने हाथ में बंधी मुट्ठी में वह कागज जो मुड़ चुकी थी उसे देखने लगती है। कुछ देर पहले जब आदित्य आन्या को दरवाजे पर छोड़ चला गया था तब आन्या रो रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके आते समय उसकी माँ सुधा जी उसके हाथों में कुछ दी थी। वह अपने हाथों को खोल जब उस पर्ची को देखती है तो अपने आंसू पोंछ उसे पढ़ने लगती है। सुधा जी अंडस्को, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ आज तुझे बहुत कष्ट हुआ है और आज जो हुआ है नहीं भुलाया जा सकता है। आज तेरी शादी हुई है, वह भी आदित्य राजवंश से। आदित्य ने जो आज किया वह बहुत गलत था। वह क्यों किया ये तो तू उससे ही पूछ सकती है, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वह बुरा नहीं है। मैं उससे बहुत पहले से जानती हूँ। मुझे नहीं पता था वह इस तरह से आकर बदतमीजी से जबरदस्ती शादी करेगा। उसने तेरे पापा को गोली मारी पर इस तरह जिससे वह ज्यादा हाथ ना हो सके। तो इसी से समझ सकती है कि अगर वह चाहता तो जान से भी मार सकता था। पर बेटा मैं चाहती हूँ फिर तुम उसे पूरी तरीके से अपना पति स्वीकार करो और अपने हक के लिए लड़ो और पूछो उसने ऐसा क्यों किया। उसकी गलतफहमी है तो उसकी गलतफहमी दूर करो। तुम्हारी मम्मा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। लव यू बेटा।